स्वागत है दोस्तों। आज 3 फरवरी है। स्टडी विथ सुमित सब इंस्पेक्टर के क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज का सेशन है बजट पे। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगा बजट के बारे में, जो कि 1 फरवरी को पेश किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा। उन्होंने ये 5वीं बार बजट पेश किया है। ठीक है, तो आपको मैं बजट पे ऐसा बताऊंगा कि आपको 0 से लेके एकदम पूरा हाई तक लेके जाऊंगा, जो कि आपका एक भी पॉइंट नहीं उसमें छूटेगा कि आपको क्या करना है। बजट में कुछ भी नहीं करने का जरूरत है। जितना मैं बस बताऊं उतना अगर आप देख लिए तो बजट से आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, किसी भी एसआई का एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, बजट से आपका एक क्वेश्चन मैं छूटने नहीं दूंगा दोस्तों। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट इसमें मैंने बनाया है दोस्तों। एक भी इधर का पॉइंट मैं नहीं बनाता हूँ, इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि आपका टाइम भी प्रीशियस है और मैं ज़्यादा देर का वीडियो नहीं बनाता हूँ दोस्तों। ये इतना ही बनाऊंगा कि जिससे कि आपका बजट का एक क्वेश्चन भी नहीं छूटे। तो आप देखिए ध्यान से, आज का मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बजट होता क्या है। ठीक है, बजट कौन लाता है, कैसे आता है, कब से इसका शुरुआत किया गया, इस सारे चीज़ का मैं एक्सप्लेनेशन करते हुए आपके साथ पूरा बजट 2023 आपके सामने मैं रखूंगा, हूबहू जो कि सरकार ने लाया है, एकदम बिल्कुल ही पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं समझाते जाऊंगा। सबसे पहले चलते हैं बजट होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। द प्लान फॉर अर्निंग एंड स्पेंडिंग फॉर द कमिंग ईयर इज कॉल्ड द बजट। द प्लान फॉर अर्निंग एंड स्पेंडिंग फॉर द ईयर इज कॉल्ड बजट। यानी एक साल का जो लेखा जोखा होता है, जो खर्च होता है, कितना इनकम हुआ हमारा, कितना खर्च हुआ, उसी को बोलते हैं बजट। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 में बजट का जिक्र है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन आर्टिकल 112 में इसका जिक्र किया गया है। आर्टिकल 112 में बजट शब्द का जिक्र किया गया और ये मतलब होता है एक साल का लेखा वही जिसको बोलते हैं, अकाउंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो भी होता है 2022, 2023, 2024 ऐसे करके चलते रहता है। ठीक है, हर एक साल ये 1 फरवरी को ये पेश किया जाता है अब दोस्तों। ठीक है, आप सबसे पहले देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन बजट इज द एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द ईयर। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, द यूनियन बजट इज एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट। द यूनियन बजट इज द एनुअल फाइनेंस ऑफ द ईयर। ठीक है, मतलब एक साल का लेखा वही होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। The word budget is derived from French Latin word bulga, which means leather bag। ठीक है, मतलब जो ये बजट जो शब्द है वो फ्रेंच लैटिन वर्ड बुल्गा से डिराइव किया गया, जिसका मतलब होता है लेदर बैग। आपने देखा होगा दोस्तों कि जो भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वित्त मंत्री जो होते हैं, वो एक लेदर बैग यानी चमड़े का कोई एक थैला होता है, उसी को हाथ में लेके जाते थे। हालांकि अब ये खत्म कर दिया है परंपरा, लेकिन पहले तक आप 2019 तक शायद ऐसा देखते होंगे दोस्तों। ठीक है, अब ये खत्म हो गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब से हुई, इंडिया ने यहाँ पे कब से शुरुआत किया गया इंडिया में, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ऑन द 7th अप्रैल ऑफ 1860 द कंट्रीज फर्स्ट बजट वाज प्रेजेंटेड बाय जेम्स विल्सन, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, 7 अप्रैल 1860 का इसका इंडिया में शुरुआत किया गया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो फाइनेंस में वित्त मंत्री थे, उनका नाम है जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ही वो पहले आदमी थे जिन्होंने इसका शुरुआत किया 1860 में। उन्हीं के द्वारा ये बजट पेश होना शुरू हुआ। और चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। फ्रॉम 1924 टू 1999 the budget was presented at 5 p.m. on the last working day of February. This practice was started by Sir Basil Blackett in 1924। ठीक है, मतलब इसके बारे में जान लीजिए दोस्तों कि 1924 से लेके 1999 तक, ठीक है, जब तक कि अटल बिहारी वाजपेयी का गवर्नमेंट नहीं था, तब तक ये हर एक फरवरी के लास्ट डे में 5 PM यानी शाम के 5 PM में इसको पेश किया जाता था। ठीक है, लेकिन 1999 से फिर से इसको चेंज किया गया और इसकी शुरुआत हुई थी 1924 में दोस्तों। ठीक है, शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, यह है हमारे सर बैसिल ब्लैंकेट। ठीक है, ब्लैकेट जिसको बोला जाता है, उन्होंने ही इसका शुरुआत किया था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों।
The country's first budget after independence was presented by the first finance minister R.K. Shanmugam Shetty on 26 नवंबर 1947। ठीक है, हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसके पास सबसे पहला बजट किसने पेश किया? जो हमारे पहले वित्त मंत्री होंगे उन्होंने ही पेश किया है। उनका नाम था R.K. शनमुगम शेट्टी। 26 नवंबर 1947 को पहला भारत जब स्वतंत्रता प्राप्त हुआ उसके बाद उन्होंने पेश किया। ठीक है, R.K. शनमुगम शेट्टी ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जॉन मथाई प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ 28 फरवरी 1950। जैसे हमारा देश जब गणतंत्र हो गया, ठीक है, गणतंत्रात्मक देश जब बना ये, ठीक है, 26 जनवरी 1950 के, तो उसके बाद पहला जो वित्त मंत्री थे हमारे वो थे जॉन मथाई। ठीक, जॉन मथाई जो कि उस समय के वित्त मंत्री थे, उन्होंने ही भारत का 26 जनवरी 1950 के बाद पहला जो कि किसने पेश किया? जॉन मथाई। कब पेश किया? 28 फरवरी 1950 को। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फ्रॉम 1956 द बजट वाज ऑल्सो प्रिंटेड इन हिंदी। ठीक है, पहले जो बजट क्या था दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में छपता था। ठीक है, बजट जो भी था सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बनता था। लेकिन 1956 से ये स्टार्ट होगा कि हिंदी में भी बजट आएगा और इंग्लिश में, यानी बाइलिंगुअल हो गया दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कुछ कुछ पॉइंट ऐसा है जो कि इसमें मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि देश के 2 ऐसे प्रधानमंत्री हुए, ठीक है, जैसे इंदिरा गांधी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, ये लोग प्राइम मिनिस्टर भी थे और साथ में फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी अपने पास रखा था इन्होंने, और इन्होंने बजट भी पेश किया है। ठीक है, और मोरारजी देसाई ही एक ऐसे थे, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, जिन्होंने सबसे ज्यादा 10 बार ये बजट पेश किया है। वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। 2016 द बजट वाज प्रेजेंटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ फरवरी, बट फ्रॉम 2017 द बजट, मतलब देखिए हुआ क्या था कि 2016 तक, ठीक है, बजट को कब पेश किया जाता था? लास्ट डे ऑफ फरवरी। ठीक है, 2016 तक बजट को हर एक जो साल होता है उसके फरवरी के लास्ट डे में पेश किया जाता था। ठीक है, लेकिन 2017 से इसको चेंज किया गया और 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा उसके बाद से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे, टिल 2016 रेल बजट वाज प्रेजेंटेड सेपरेटली, बट इन 2017 रेल बजट वाज मर्ज्ड विद द जनरल बजट। ठीक है, ये भी आपको एक चीज पता होना चाहिए दोस्तों कि 1925 से रेल बजट को और जो हमारा ये नॉर्मल बजट होता है उन दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन फिर से 2016 तक तो ये ऐसे चलते रहा, लेकिन 2017 से फिर क्या किया गया? रेल बजट और एनुअल बजट दोनों को मर्ज कर दिया गया, यानी दोनों के एक में मिला दिया गया। और उस दिन से फिर 2017 से क्या हुआ? रेलवे बजट आना बंद हो गया और जो हमारा एनुअल बजट होता है उसी में मर्ज कर दिया गया रेलवे बजट को भी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे। टिल 2018 द फाइनेंस मिनिस्टर यूज्ड टू ब्रिंग द बजट डॉक्यूमेंट इन ए ब्रीफ केस। In 2019, Finance Minister Nirmala Sitharaman brought the budget document in a file and the national symbol was made on this file. It was called the ledger, बही खाता। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि 2018 तक जो भी बजट पेश होता था वो एक आता था लेदर बैग में। ठीक है, एक सूटकेस होता था, उसी में वो लेके आते थे। लेकिन 2019 से जबकि निर्मला सीतारमन जो बजट उन्होंने पेश किया, उस समय से उन्होंने क्या किया कि इसके जगह पे एक दूसरा उन्होंने फाइल लेके आने लगी वो। ठीक है, जिसको कि बोला जाता है लेजर। ठीक है, लेजर हो गया, उसका मतलब हो गया बही खाता। ठीक है, उस दिन से ये सिस्टम चेंज हो गया दोस्तों। अब लेदर बैग में ना करके ये एक फाइल में आने लगा दोस्तों। ठीक है, उसको कहते हैं बही खाता, लेजर जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, और हिंदी में उसका हुआ बही खाता। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। मोरारजी देसाई हैज ए रिकॉर्ड टू अनाउंस द बजट 10 टाइम्स। ये तो आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि मोरारजी देसाई एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने 10 बार बजट को पेश किया है। ठीक है, तो ये है हमारे मोरारजी देसाई। इनके बारे में आप जानते हो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, और इन्होंने 10 बार टोटल बजट को पेश किया है दोस्तों। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आपको बताने जा रहा हूं जो 2023 का हमारा बजट पेश हुआ है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जो कि आपको 2023 के बजट में बताया गया। निर्मला सीतारमन जी ने जो अनाउंस किया है उसके बारे में आपको बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा और ऐसा बताऊंगा जो परीक्षा उपयोगी हो आपका।
ठीक है, एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा दोस्तों। जो भी बजट में हुआ है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, डिटेल तरीके से बताऊंगा, और इतना बताऊंगा जो कि आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न ना छूटे दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। द 7 पॉइंट्स प्रायोरिटीज ऑफ द बजट सप्तर्षि इंक्लूड। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो क्या सप्तर्षि प्लान लाए थे, ठीक है। मैंने 7 विभाग में वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वही सीतारमन जी ने उसी पे फोकस किया है, सप्तर्षि को उन्होंने प्रायोरिटीज में रखा है, ठीक है। तो उसके बारे में पहले जान लेते हैं कि 7 प्लान उनका क्या था, ठीक है। सबसे एक एक पॉइंट मैं आपको फिर बाद में डिस्कस करूंगा, पहले आपको मैं बता देता हूँ 7 प्लान क्या है और क्या है पॉइंट्स, ठीक है, उसके बारे में बताता हूँ। तो देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद में रीच द लास्ट पर्सन। पहला क्या है ओवरऑल डेवलपमेंट, दूसरा क्या है रीच द लास्ट पर्सन, ठीक है। माने अंत व्यक्ति, जो सबसे गरीब व्यक्ति भी हो उसके तक हमारा पहुंच होना चाहिए, ठीक है, कि कोई भी हमारे देश में गरीब ना रहे। तीसरा इनका प्लान क्या है फ्रेमवर्क एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब ढांचागत विकास, ठीक है, और उसमें निवेश, मतलब जितना ज्यादा हम ढांचागत विकास करेंगे, हमारे वोन को मजबूत करेंगे, जैसे हमारे ये शरीर है, ठीक है, ये एक ढांचा हो गया, और इन्वेस्टमेंट यानी ब्लड फ्लेश जितना हो गया, उसमें अगर जितना रहेगा उतना हमारा बॉडी मजबूत होगा, उतनी उसी तरह अर्थव्यवस्था है दोस्तों, कि ढांचा हो गया क्या कि मतलब फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया एक शरीर के तरह, और उसमें क्या किया उन्होंने सारा कुछ इन्वेस्ट किया, यानी पैसा इन्वेस्ट किया, उसमें जो भी है जहाज हो गया, जो भी मतलब हो गया, हमारे देश को मजबूत करने का काम किया, उसको कहा गया इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो तीसरा इनका ये है। चौथा हो गया एक्सपेंशन ऑफ इनहेरेंट पोटेंशियल। इनहेरेंट मतलब उन्होंने जो बोला विस्तार करना, जो हमारे यहाँ छुपी ताकत है, ठीक है, क्योंकि हमारे देश का पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है दोस्तों, ठीक है, लेकिन काम करने वाले कितने लोग हैं, ठीक है, लोग सरकारी जॉब के पीछे भागते हैं। और ये हमारे मोदी जी का प्लान है कि वो जितना ज्यादा हमारे यहाँ से लोग मतलब उसको खुद से काम करें, ठीक है, उसको बिजनेस के रूप में डालना चाहते हैं, और खुद से जैसे सरकारी नौकरी के पीछे लोग जो भागते हैं, उनको ये मतलब चाहते हैं स्टार्टअप के थ्रू उसको आगे लाना चाहते हैं कि वो कुछ पैसा दे उनको, वो खुद का बिजनेस करें, खुद से इन्वेस्ट मतलब उसको एक फ्रेमवर्क तैयार करें और खुद आगे बढ़ाएं दोस्तों। वो नौकरी ना करके 10 लोगों को और नौकरी दें, ऐसा वो चाहते हैं हमारे देश को बनाना। जैसे चाइना और अमेरिका में है, वहां पे क्या होता है कि 90% लोग जो होते हैं वो पढ़ाई इसीलिए करते हैं कि उनको आगे बिजनेस करना है या फिर इंडस्ट्री खड़ी करनी है, और हमारे देश में क्या होता है लगभग लोग पढ़ते हैं कि उनको नौकरी करनी है। यही मनोदशा वो हमारे प्रधानमंत्री जी चेंज करना चाहते हैं, और यही सप्तर्षि प्लान का उनका एक तरह से उसको कहिए कि योजना भी उनको, कि हमारे देश को कैसे विकसित किया जाए, क्योंकि हमारे देश का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है दोस्त, और उसके लिए चाहिए क्या कि हम सभी लोग मतलब खुद से डिपेंडेंट बने और कुछ देश के लिए करें, क्योंकि हमारा ये एक संसाधन है। ये 100 करोड़ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, और ये इसका उपयोग अगर कर लिया जाए तो पूरे विश्व में हमारा देश अव्वल दर्जे पे आ सकता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर चलते हैं ग्रीन डेवलपमेंट, ठीक है। ये क्या चाहते हैं, ग्रीन डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें अभी बहुत सारे दोस्त पीछे हैं, ठीक है, और हमारा देश क्या है सोलर प्लांट ये सब ला करके उसमें अग्रणी बनना चाहता है, ठीक है। तो ये एक हमारा ऐसा डेवलपमेंट होगा जिसके कि हम नेता बन सकते हैं उसमें, ठीक है। उसमें अभी कोई ये नहीं है कि अग्रिम पंक्ति में नहीं खड़ा है, जैसे अमेरिका हो गया परमाणु हथियार इस समय आगे हो गया या डेवलपमेंट में आगे हो गया, उसी तरह अगर ग्रीन डेवलपमेंट अगर हम लोग करते हैं तो उसमें फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और सारे विश्व को हम अपने साथ लेके आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर है यूथ पावर। ये तो मैंने आपको बताया दोस्तों, क्योंकि हमारे देश की 60% आबादी जो है अभी भी जवान है, ठीक है, और जहां ये किसी भी देश का होता है कि जवान लोग ही ज्यादा काम करते हैं, ठीक है, तो इसका भी ये उपयोग करना चाहते हैं यूथ पावर। इसी के कारण क्या कर रहे हैं, यूथ लोगों को ये खेती में लेके आ रहे हैं, यूथ लोगों को इंडस्ट्री में भेज रहे हैं, यूथ लोगों को स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, हर एक चीज ये यूथ के लिए करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये यूथ ही जो होता है देश का भविष्य होता है, और इन्होंने इसके लिए भी किया है। और 7वां पॉइंट है फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है, उसी पे तो बजट ही है दोस्तों, फाइनेंस का ही सब कुछ खेल है, ठीक है। तो फाइनेंशियल सेक्टर क्या है, हर एक चीज जहां इंडस्ट्री हो गया उसको बूस्टअप करने के लिए पैसा देना, एग्रीकल्चर हो उसको बूस्टअप करने के लिए पैसा देना, कोई भी काम हो उसके लिए पैसा का तो जरूरत हो गई। तो फाइनेंशियल ये है हमारा 7वां पॉइंट, ओवरऑल डेवलपमेंट। दूसरा है रीच द लास्ट पर्सन, तीसरा है फ्रेमवर्क एंड इन्वेस्टमेंट, चौथा एक्सपेंशन ऑफ इनहेरेंट पोटेंशियल, पांचवा है ग्रीन डेवलपमेंट, छठा है यूथ पावर, और सातवां है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
आशा करता हूँ दोस्तों जो मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करेंगे दोस्तों, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो को बनाने में थोड़ा जो मुझे समय लगता है, मेहनत बहुत लगता है दोस्तों, ठीक है। अगर आप हमें प्रोत्साहित करिएगा तो ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लेके आता भी रहूँगा, ठीक है। और आगे भी कोशिश करूँगा कि इससे भी और बढ़िया दोस्तों, अगर कोई आपको ऐसा वीडियो लगे जिसपे कि आपको लगे कि थोड़ा सा हमको कम जानकारी मिला है तो आप कमेंट में जाके हमको ये लिख सकते हैं और मैं आपको कमेंट के थ्रू उसको बताऊंगा उसको दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं पैन इंडिया स्कीम, ठीक है। इन्होंने इस बार एक पैन इंडिया स्कीम लाया, ठीक है। वो क्या है, इन दिस स्कीम 47 लाख यूथ विल गेट 3 years सैलरी फॉर पैन इंडिया नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या किया है, कुछ ऐसा एक पैन इंडिया स्कीम लाया है, उसके थ्रू उन्होंने 47 लाख युवाओं को 3 साल तक फ्री में सैलरी देने का योजना बनाया है, ठीक है। इसमें क्या एंटरप्रेन्योर बढ़ावा देने के लिए, जैसे होता क्या है कि कोई भी चीज़ हम स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसको बढ़ावा देने के लिए मतलब उसको 3 साल तक फ्री में सैलरी देंगे। ये वो 47 लाख युवाओं को ऐसा दिया जाएगा। ये इस बार का बजट में लाया गया पैन इंडिया, इसको भी पैन इंडिया स्कीम को भी याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इन 3 years 740 एकलव्य मॉडल स्कूल विल बी ओपन एंड 38,800 टीचर्स विल बी डिप्लॉयड इन दिस स्कूल फॉर आदिवासी, ठीक है। इन्होंने एक लक्ष्य रखा है कि अगले 3 सालों में, ठीक है, कितने सालों में, अगले 3 सालों में 740 एकलव्य स्कूल खोलने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। ये कहाँ पे खोला जाएगा दोस्तों, आदिवासी जो समूह है वहां पे खोला जाएगा, जहां पे बहुल्य आदिवासी लोग रहते हैं वैसे जगहों पे खोला जाएगा एकलव्य स्कूल, एकलव्य मॉडल स्कूल। और उसके लिए 38,800 टीचर की नियुक्ति की जाएगी दोस्तों, ठीक है। जिससे क्या है कि हमारे आदिवासी वर्ग के लोग भी जो है वो डेवलप हो और वो हमारे वर्ग से जुड़े, सामान्य वर्ग में जुड़े और आगे बढ़े, ठीक है। उसके लिए इन्होंने कितना किया है, 38,800 टीचर 3 साल में डिप्लॉय भी किया जाएगा। और कितना एकलव्य स्कूल खुलेगा, 740 एकलव्य मॉडल स्कूल खोला जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। पैन कार्ड विल बी नाउ नोन एज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। पैन कार्ड जो हमारा होता है, ठीक है, उसको अब नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के रूप में जाना जाएगा दोस्तों, ठीक है। पहले पैन कार्ड का उतना ये नहीं था, अब पैन कार्ड को ही नेशनल कार्ड के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे भी चलते हैं दोस्तों। बजट ऑफ पीएम आवास योजना इंक्रीज्ड बाय 66%, ठीक है। मतलब पीएम आवास योजना में पहले जितना था दोस्तों उसको फिर से बढ़ाया गया, ठीक है। पहले था इंदिरा गांधी आवास योजना, फिर था महात्मा गांधी आवास योजना, ऐसे करके कुछ था। अब क्या कर दिया गया, पीएम आवास योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना का जितना राशि पहले था उससे इस बार बढ़ा के 66% बढ़ाया गया दोस्तों, ठीक है। पहले जितना था अब हो गया है कितना, 79,000 करोड़ उसके लिए एलोकेट किया गया दोस्तों इस बार, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं इसको दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पे 79,000 करोड़ रुपीज विल बी एलोकेटेड अंडर दिस स्कीम, यानी पीएम आवास योजना में इस बार कितना दिया जा रहा है, 79,000 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया, मतलब दिया गया है इसमें, कि जिससे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है वो और आगे बढ़े और भी जो गरीब लोग जिनके पास आवास नहीं है उनको ये आवास मुहैया कराया जाए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। स्टार्टअप्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर विल बी इनकरेज्ड, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या किया है कि जितना भी एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, जैसे मान ली कि फार्मर से जितना मत्स्य पालन हो गया या और भी जो हो गया, उसके लिए इन्होंने अलग से स्टार्टअप का करवाना शुरू किया दोस्तों, ठीक है। और स्टार्टअप कौन करेगा, यूथ लोग ही उसमें इनरोल होंगे, सबसे ज्यादा तो यूथ ही है हमारे देश में, ठीक है। तो स्टार्टअप किसमें, एग्रीकल्चर के लिए भी इन्होंने फंड जारी किया, ठीक है। वो किसान के बारे में तो आप लोग भी जानते होंगे दोस्तों कि किसान का बेटा खुद किसान नहीं बनना चाहता है, ठीक है। तो उसी को देखते हुए, क्योंकि अगर हमारा किसान ही अगर किसान का काम नहीं करेगा तो कैसे चलेगा, और उसी को ये डेवलप करना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। कि किसान का जो मोर्टेलिटी रेट ही बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, ठीक है। बहुत सारे किसान का आप सुनते होंगे कि आत्महत्या कर लिया या कर्ज में डूब गया, बहुत ज़्यादा। तो इसको ये स्टार्टअप के थ्रू उभारना चाहते हैं दोस्तों, और फार्मर के फील्ड में भी स्टार्टअप ला करके उसको मतलब एक पब्लिक पार्टनरशिप में, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप में ला करके उसको डेवलप करना चाहते हैं दोस्तों। चलते हैं आगे, हम देखते हैं उसके बारे में भी। 1 करोड़ फार्मर्स विल बी हेल्प टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग, फॉर दिस 10,000 बायो इनपुट्स रिसोर्स विल बी सेटअप, ठीक है।
मतलब इनका लक्ष्य है 1 करोड़ किसानों को, ठीक है, ये देंगे रोजगार, ठीक है। मतलब उनका सहायता किया जाएगा टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। क्या किया जाएगा, मतलब जो खाद का जो लोग यूज करते थे उसको हतोत्साही करके नेचुरल फार्मिंग का बढ़ावा देने के लिए ये उसको प्रमोट करेंगे। और उसके लिए क्या किया गया है, 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स विल बी सेटअप। उसके लिए बायो रिसोर्स जो होता है हमारा, ठीक है, उसका 10,000 उसका सेटअप किया जा रहा है। बायो रिसोर्स जो होता है, ठीक है, वो 10,000 प्लांट उसका सेटअप किया जाएगा नेक्स्ट वित्तीय वर्ष में, इनका अनाउंस है इस बार। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निर्मला सीतारमण ने जी ने क्या किया, फॉर फिश रियरिंग 6,000 करोड़ रुपीज हैज बीन एलोकेटेड, ठीक है। इन्होंने क्या किया, मत्स्य पालन के लिए इन्होंने कितना दिया है, 6,000 करोड़ रुपया दिया मत्स्य पालन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 50 न्यू एयरपोर्ट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड फॉर रीजनल कनेक्टिविटी, ठीक है। मतलब 50 नए मतलब जो एयरपोर्ट है उनको बनाया जाएगा या उद्धार किया जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा रीजनल कनेक्टिविटी भी उससे बढ़े। मतलब जो हमारे देश के लोग हैं वो भी आपस में इंटरलिंक हो बढ़िया से। इसके लिए उन्होंने क्या किया है, 50 और नए एयरपोर्ट का इन्होंने बनाने का योजना बनाया है, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर दोस्तों। A digital library will be created for children and youth in which books of all languages will be present, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, योजना एक बनाया है, एक मतलब डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है, जो कि कंप्यूटर से चलाया जा सकता है, ठीक है। वैसा एक लाइब्रेरी बनाने की इन्होंने योजना बनाया है जिससे कि एक डिजिटल लाइब्रेरी हो, पूरा हमारा देश एक ही लाइब्रेरी से पढ़ सके, ठीक है। ऑनलाइन रहेगा दोस्तों, और उसमें क्या होगा, हर एक लैंग्वेज का हर एक बुक, हर एक एनसीईआरटी की बुक्स होगी जो कि हमारे देश के बच्चे लोग उससे पढ़ सके, चाहे किसी भी रीजन का हो, किसी भी जगह का हो, लोग किसी भी लैंग्वेज का हो, वो उसको पढ़ सकता है। तो ऐसा हमारे देश में एक बनाया जा रहा है ऑनलाइन लाइब्रेरी, जिसको बोला जाता है डिजिटल लाइब्रेरी बनाया जा रहा है, जिससे कि थ्रू हमारे देश के बच्चों को पढ़ने में कोई असुविधा ना हो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों, 100 लैब्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर 5G सर्विसेज, ठीक है। हमारे यहाँ 5G सर्विस आ रहा है, ठीक है। उसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया, कुछ लोगों ने उसका सपोर्ट भी किया, ठीक है। हालांकि हमारे देश के कोई भी चीज बढ़ने के लिए थोड़ा सा तो आपको घाटा सहना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। 5G तकनीक आने से क्या होगा, हमारे यहाँ रोबोटिक्स का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कनेक्टिविटी बहुत फास्ट हो जाएगी, ऑपरेशन जो डॉक्टर आते हैं वो घर बैठे बैठे उसको देख सकते हैं, सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा, स्पीड फास्ट होगा, किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है, 100 लैब्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर 5G सर्विसेज। इसके लिए इन्होंने, इसके अध्ययन के लिए इन्होंने क्या किया है, 100 नए लैब इन्होंने सेटअप किया है, ठीक है, जो कि 5G सर्विसेज को देखेगा कि उसमें क्या दिक्कत है, क्या सही है, कैसे उसको हम लोग डेवलप करेंगे और कैसे हमारे देश को पुस्टअप कर सकता है। इसके लिए उन्होंने 100 नए लैब शुरुआत किया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रेलवे गॉट 2.4 लाख करोड़, ठीक है। पहले क्या था कि हमारा रेलवे अलग था, रेलवे बजट अलग होता था, और सामान्य बजट जो था हमारा जनरल बजट वो अलग होता था, लेकिन अब तो मर्ज हो गया है। तो रेलवे को इस बार दिया गया है 2.4 लाख करोड़, जो कि पिछले बार दिया गया था 1.55 लाख करोड़। उससे समझिए कि 1 गुना, मतलब समझिए कि उससे 50% एक्स्ट्रा इस बार दिया गया दोस्तों, 2.4 लाख करोड़, ठीक है, यानी 240 लाख करोड़ रुपया, 2.4 लाख करोड़ रुपया इस बार दिया गया है रेलवे बजट में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। द गवर्नमेंट विल हेल्प इन पेइंग द बिल अमाउंट एंड फाइन इम्पोज्ड ऑन द पुअर प्रिजनर्स इन द जेल, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, चूंकि हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत गरीब है, ठीक है, ये तो सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग गरीब हैं। वो क्या होता है, कुछ ऐसा गलती कर बैठते हैं और जेल चले जाते हैं, और जेल से निकलने में उनको काफ़ी समय लग जाता है। इसके लिए सरकार ने एक योजना लाया है कि जो भी लोग गरीब लोग हैं, जिन जो फाइनेंशियली इफिशिएंट नहीं है कि अपने बेल का खर्चा उठा सके या वकील को दे सके, उनके लिए सरकार ने क्या योजना लाया है कि उनका जो भी बेल का खर्च होगा या जो भी वकील का खर्च होगा वो सरकार खुद वहन करेगी, यानी सरकार अपने खर्चे से उनको बेल करवाएगी और उनको बाहर निकालेगी। ये भी सरकार ने इस बार एक लाया है बिल इसमें, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 200 कंप्रेस्ड बायोगैस इंडस्ट्री विल बी कंस्ट्रक्टेड, ठीक है।
200 बायोगैस प्लांट, जो कि इंडस्ट्री उसको बोला जाए, बायोगैस प्लांट तो बहुत छोटा हो गया, बायोगैस इंडस्ट्री बनाया जाएगा। ठीक है, बायोगैस प्लांट का इंडस्ट्री 200 सेटअप किया जाएगा, जिससे कि मतलब हमारा ग्रीन फ्यूल का बढ़ावा मिले। ठीक है, उसके लिए सरकार ने ऐसा किया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फॉर दिस 10,000 करोड़ रुपीज विल बी स्पेंट अंडर गोवर्धन स्कीम। ठीक है, गोवर्धन स्कीम के बारे में आपने सुना होगा, जो हमारे सरकार ने मतलब प्रधानमंत्री जी ने लेके आया था। उसमें दिया गया है कितना, 10,000 करोड़ रुपया इस बार दिया गया है गोवर्धन स्कीम में, जिससे कि बायोफ्यूल प्लांट का बढ़ावा मिले, बायोफ्यूल इंडस्ट्री को हमारा बढ़ावा मिले, हमारे देश का अपना जो ईंधन है उसका हम उपयोग करें, जो हमारे देश का बाहर से आता है जो पेट्रोल ये सब आता है उसका हम उपयोग कम करें। ठीक है, और हम अपने देश के ही फ्यूल का यूज करें। ठीक है, उसके लिए कितना एलोकेट किया गया है, 10,000 करोड़ रुपया इस बार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। 5% कंप्रेस्ड बायोगैस विल बी मैंडेटरी। ठीक है, अब क्या बताया गया है, किसी भी जगह पे जो भी अब हमारे देश में यूज होगा, चाहे फ्यूल का यूज हो या इंडस्ट्री में जो यूज किया जाता है, उसमें बोला गया 5% कंप्रेस्ड बायोफ्यूल विल बी नेसेसरी। ठीक है, मतलब जो हमारे यहाँ राख हो गया या कोई और भी ऐसा चीज हो गया जिसका कि उपयोग नहीं हो रहा है, या पेट्रोल मान लीजिए कि 100 लीटर अगर हम यूज कर रहे हैं, उसमें 5 लीटर इंडस्ट्री को अब बायोफ्यूल यूज करना होगा, ये नेसेसरी कर दिया इन्होंने। ठीक है, कंप्रेस्ड बायोफ्यूल हर हाल में इनको यूज करना होगा, ये भी नेसेसरी किया गया इस बजट में। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है। रामसर साइट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इको टूरिज्म विल बी प्रोमोटेड। ठीक है, मतलब रामसर साइट जो होता है हमारे देश में करीब 70 के आसपास है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इको टूरिज्म विल बी प्रोमोटेड। देयर आर 75 रामसर साइट्स इन द कंट्री। ठीक है, हमारे देश का इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इन्होंने उसको प्रमोट करने के लिए भी फंड इस बार जारी किया है। हमारे यहाँ टोटल कितना है, 75 रामसर साइट अभी अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। 2 लाख करोड़ क्रेडिट गारंटी स्कीम विल बी ब्राउट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज MSME अफेक्टेड बाय एपिडेमिक। ठीक है, इन्होंने इस बार क्या किया है, 2 लाख करोड़ रुपए का एक समझिए कि उसको हेल्प प्रदान करने के लिए उन्होंने लाया पैसा, जिसमें क्या हो गया है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है, ठीक है, जो कि एपिडेमिक जो महामारी फैला था, कोरोना हुआ था, उसी कारण वो इफेक्ट हुए हैं, उनको फिर से बूस्ट करने के लिए इन्होंने अलग से 2 लाख करोड़ रुपया क्रेडिट गारंटी, ठीक है, यानी उनको दिया जाएगा एक तरह से लोन के रूप में, या इस तरह से दिया जाएगा 0% उसका ब्याज लिया जाएगा, इस प्रकार से उनको दिया जाएगा कि आप आगे बढ़ो और फिर जब उनको हो जाएगा तो फिर गवर्नमेंट को रिटर्न कर दें। ठीक है, उसके लिए इन्होंने कितना लाया है, 2 लाख करोड़ रुपया गारंटी स्कीम विल ब्राउट फॉर अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज MSME। ठीक है, माइक्रो एंड स्मॉल फाइनेंस इंडस्ट्रीज के लिए लाया है। ठीक है, उस हालांकि ये है डिफेंस मिनिस्ट्री विल गेट 5.94 लाख रुपीज। ठीक है, मतलब हमारे जो रक्षा मंत्रालय है उसको दिया गया है 5.94 लाख रुपीज। ये हमारे रक्षा बजट के लिए दिया गया, रक्षा मंत्रालय के दिया, रक्षा बजट तो अलग हो गया, उसमें तो 33 लाख 34 लाख ऐसे करके कुछ जाता होगा दोस्तों। हालांकि रक्षा मंत्रालय कितना दिया गया है, 5.94 लाख रुपीज। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अंडर द न्यू टैक्स रिजाइम वाज रेज्ड टू 7 लाख फ्रॉम 5 लाख। पहले क्या था दोस्तों कि 5 लाख पे हमारा टैक्स लगता था, अब क्या कर दिया गया, इस टैक्स स्लैब को बढ़ा के कर दिया गया 7 लाख, यानी 7 लाख तक जो भी आदमी कमाता है उसको कितना देना पड़ेगा, 0% टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों। एक चीज और आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों इसमें कि दिस इज द फर्स्ट बजट ऑफ द अमृतकाल, द 25-year पीरियड लीडिंग टू द सेंटेनरी ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस इन 2047। हमारा देश कब आजाद हुआ था, 1947 में। ठीक है, उसका 100 साल कब पूरा होगा, 2047 में पूरा होगा। ठीक है, तो ये 75 साल के बाद जो ये हमारा पहला साल चल 76वां साल चल रहा है। ठीक है, इसके कारण ये 25 साल उसको जोड़ा जा रहा है अमृत काल के रूप में। ठीक है, उसका ये पहला बजट है दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना कि ये अमृत काल का फर्स्ट बजट है। ठीक है, 2047 में हमारा 100 साल इसका पूरा हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे देश का पहला बजट है अमृतकाल का, ये भी आपको याद रखना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अमृतकाल का पहला बजट कब पेश किया गया, तो 2023 में पेश किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 69,684 crore allocated to the center's Marquee mission that aims to provide
पाइप्ड वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई 2024। ठीक है, मतलब हर घर जल जो योजना आ रहा है, नल जल जो योजना आ रहा है, उसके लिए इन्होंने कितना दिया है? 69,684 करोड़ रुपया इन्होंने एलोकेट किया। और इनका एक मिशन है कि 2024 तक जो भी घर बच गया है, ऐसे इनका एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 80% घरों में नल का पूर्णतः सप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, और इन्होंने इसके लिए कितना दिया है? हर घर नल जल योजना के लिए दिया है 69,684 करोड़ रुपया हर घर नल जल योजना के लिए उन्होंने एलोकेट किया है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 77,000 करोड़ टू स्वच्छ भारत मिशन रूरल। ठीक है, दैट सीक्स टू सस्टेन ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस इन विलेज। इन्होंने क्या किया है? हमारे यहाँ ओपन डेफिकेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, शौचालय के लिए लोग क्या करते हैं कि खुले मैदान का यूज करते हैं, उसके लिए इन्होंने शौच ये सब करने लोग बाहर जाते हैं, उसके लिए इन्होंने क्या किया है? ओपन डेफिकेशन को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या किया है? 77,000 करोड़ रुपया स्वच्छ भारत मिशन के रूप में इन्होंने दिया है, जिससे कि हमारे देश में स्वच्छता बने। ठीक है, लोग अपने घरों में शौचालय का यूज करें। ठीक है, और बाकी जो भी चीज है जो हमारे ग्रामीण भारत है, वहां पे अभी भी बहुत ज्यादा इनको मतलब प्रमोट करने की जरूरत है। ठीक है, उसके लिए इन्होंने कितना दिया है? 77,000 करोड़ रुपया टू स्वच्छ भारत मिशन रूरल। मतलब स्वच्छ भारत मिशन अलग हो गया दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन रूरल यानी ग्रामीण उद्देश्य के लिए इन्होंने दिया है दैट सीक्स टू सस्टेन ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट्स इन विलेज। जो हमारे गांव के अभी भी लोग हैं जो बाहर जाते हैं शौच करने या बाहर में कूड़ा डालते हैं, ठीक है, उसके लिए ओपन डेफिकेशन को इन्होंने खत्म करने के लिए 77,000 करोड़ रुपए इन्होंने दिया है इस बार के दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम विल बी इनहैंस्ड फ्रॉम 15 लाख टू 30 लाख। ठीक है, क्या था कि पहले तक जो सीनियर सिटीजन थे 75 ईयर से एबव वाले जो लोग थे वो 15 लाख रुपए तक जमा कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अब इसको बढ़ा के क्या कर दिया गया? 30 लाख दोस्तों। और एक चीज और है कि पहले 7.5% इंटरेस्ट रेट इनको मिलता था, जिसको बढ़ा के अब कितना कर दिया गया? 8% कर दिया गया दोस्तों। ये भी आपको याद रखना होगा। इनका जो जमा करने का स्लैब था पहले सीनियर सिटीजन का था कि 15 लाख तक अकाउंट में जमा कर सकते, सेविंग अकाउंट में रख सकते थे, लेकिन अब इसको बढ़ा के कितना किया गया? 30 लाख दोस्तों। जैसे 5 लाख तक टैक्स लगता था, अब 7 लाख किया गया, उसी तरह से 15 लाख से दोस्तों कितना गया? 30 लाख तक कर दिया गया सीनियर सिटीजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 15,000 करोड़ टू बी स्पेंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स। ठीक है, पीवीटीजी यानी प्रधानमंत्री पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, मतलब 15,000 करोड़ रुपए इन्होंने अलग से वैसे नोमैड्स जो लोग होते हैं, जो घुमंतु होते हैं, या ऐसे वल्नरेबल पीपल हैं जो कि जंगलों में रहते हैं, जैसे आदिवासी लोग हो गए, या बहुत सारे ऐसे समुदाय के लोग होते हैं जिनके पास अपना कोई बसेरा नहीं होता है। ठीक है, वो जंगलों में रह के करते हैं। वैसे में हमारा सबसे ज्यादा इसको बेनिफिट होगा किसको? उड़ीसा को होगा। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कि सबसे ज्यादा आदिवासी लोग रहते हैं। उसके लिए इन्होंने कितना एलोकेट किया? 15,000 करोड़ रुपया उनके डेवलपमेंट के लिए किया गया है। ठीक है, जिससे कि वो लोग उन्नति करें और आम जनजीवन में वो शामिल हो। उसके लिए कितना गया है? 15,000 करोड़ रुपया अलग से दिया गया उन लोग के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 89,155 करोड़ फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, 3.43 हायर देन इट्स प्रीवियस आउटले। ठीक है, इस बार कितना इन्होंने दिया है हेल्थ सेक्टर में दोस्तों? 89,155 करोड़ इन्होंने दिया है हेल्थ सेक्टर में, जो पिछली बार की तुलना में 3.43% ज्यादा है। हालांकि इसे और भी हेल्थ सेक्टर में हमको ज्यादा देने की जरूरत है। हालांकि ठीक है, जो बजट है उसके बारे में भी आपको मैं बता रहा हूं। और कितना मिला है? 89,155 करोड़ रुपया मिला है हेल्थ सेक्टर को। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रेलवे गेट्स आउटले ऑफ 2.4 लाख करोड़। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि रेलवे को 2.4 लाख करोड़ रुपया इस बार दिया गया, उसका बजट में मिला है रेलवे को। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 16,361 करोड़ एलोकेटेड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इन्होंने, उसके डेवलपमेंट के लिए इन्होंने कितना इस बार दिया है? 16,361 करोड़ रुपया इन्होंने उसके लिए बजट पेश किया है। कितना? किसके लिए? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। मनरेगाज फंड कट बाय 33% टू 60,000 करोड़। ठीक है,
पहले जितना मिल रहा था दोस्तों उसका 33% इस बार कम कर दिया गया। ये मोदी गवर्नमेंट की शायद अब जो बोले नीति बोले या जो भी बोले, ठीक है, मनरेगा का जो भी जो पहले मिलता था पैसा उसको हर एक बार इन्होंने घटाया है, ठीक है। 2020 में कुछ था, 2021 में कुछ था, 2022 में कुछ था, इस बार और उससे कम हो गया। कितना हो गया? कितना? 33% इन्होंने घटा दिया है, ठीक है। पहले था 89,000 के आसपास, 80,000 करोड़ के आसपास था, उसको इन्होंने घटा कर कितना कर दिया? 60,000 करोड़ रुपया कर दिया है, ठीक है। ठीक है, फिर चलता है नेक्स्ट स्लाइड पे। सेंटर पिचेज फॉर 100% स्विच टू मैकेनाइज्ड सीवर क्लीनिंग एलोकेटिंग 100 करोड़ इन दिस ईयर बजट फॉर न्यूली नेम्ड नमस्ते, यानी नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम। मतलब इस बार क्या हुआ दोस्तों कि जैसे हमारे यहाँ क्या था, जो मैनहोल ये सब जितना भी नाला की सफाई या उड़ाही जो भी होता है उसके लिए क्या करता था, पहले मैन लेबर लोग जाते थे अंदर, वो खुद उसको निकालते थे। उसमें क्या होता, बहुत सारे का दम घुटने से मतलब मृत्यु भी हो जाती थी, ठीक है। उसके लिए इस बार सेंटर ने क्या किया है, 100 करोड़ रुपए एलोकेट किया है कि उसको मशीन के थ्रू अब हम करवाएंगे, ठीक है। जो मैन आदमी लोग जो करते थे उनको अब ना करवा के मैकेनाइज्ड उसको किया जाएगा। उसके लिए इन्होंने कितना किया है, 100 करोड़ रुपए एलोकेट किया है। उसके लिए इन्होंने एक प्लान लाया, उसका नाम है क्या है, नमस्ते, ठीक है। नमस्ते का फुल फॉर्म होता है नेशनल एक्शन, ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम, ठीक है। नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आयुष मिनिस्ट्री गेट 3647.5 करोड़, यानी आयुष्मान भारत जो आयुष मिनिस्ट्री जो है मतलब जिसको एक तरह से बोल सकते हैं जड़ी बूटी या जो उसको बोला जाता है, आयुष मिनिस्ट्री जो होता है उसको दिया कितना, 3,647 करोड़ रुपया दिया है, 3,647.5 करोड़ रुपया दिया है। इसको याद रखना है दोस्तों। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। The 45 trillion spending budget 2023 announced by the finance minister on 1 फरवरी 2003। इस बार का टोटल बजट हमारा कितने का है दोस्तों, ठीक है। इस बार का टोटल बजट जो है वो 45 ट्रिलियन का है, ठीक है। जो बजट पेश किया गया है टोटल 45 ट्रिलियन रुपीज का ये पेश किया गया है दोस्तों, ठीक है। जो 1 फरवरी को पेश किया गया है, जो बजट है 2023-24 के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे। An outlay of 35,000 crore will be set aside to achieve energy transition and net zero objectives and energy security to emerge as a green leader in the world, ठीक है। ये हमारे देश का क्या है, जीरो एमिशन। 2047 तक हमारा लक्ष्य है जीरो कार्बन एमिशन का, ठीक है। उसके लिए इन्हें क्या किया है सरकार ने, 35,000 करोड़ रुपए अलग से एक फंड जारी किया है, ठीक है, कि जो हमारा ग्रीन जो एनर्जी हो उसको हम करें और जो कार्बन है उसको नेट जीरो पे लाने के लिए उन्होंने अलग से फंड जारी किया है। कितना है दोस्तों, 35,000 करोड़ रुपए का उन्होंने एक अलग से फंड किया है कि कोई भी चीज हो, जैसे कार्बन उत्सर्जन तो बहुत ज्यादा होता है हमारे देश में दोस्तों, तो उसको नेट न्यूट्रल में लाने के लिए, मतलब ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने कितना एलोकेट किया है, 35,000 करोड़ रुपए, ठीक है। फिर है देयर इज एन 11% हाइक इन एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट टू 20 लाख करोड़ for the next fiscal with a focus on animal husbandry, dairy, fisheries। पहले क्या था दोस्तों, हमारे यहाँ मतलब एग्रीकल्चर को इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता था, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किया है कि 20 लाख करोड़ रुपया की अलग से फंड, उसको तो जारी नहीं कर सकते हैं, उन्होंने ये जारी किया है मतलब क्रेडिट उन्होंने लिमिट उसका बढ़ा दिया, 11% उसका क्रेडिट बढ़ा के 20 लाख करोड़ उसका कर दिया है, एक टारगेट लेके कि जिससे कि हमारा एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिले, फिशरी को बढ़ावा मिले और उसके बाद फिर है एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा मिले। इस सब के लिए उन्होंने क्रेडिट गारंटी कितना कर दिया, 20 लाख करोड़ रुपया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गेट्स 12,543.91 करोड़, 8% लेस देन द लास्ट फिजिकल ईयर, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो अंतरिक्ष हमारा होता है दोस्तों, उसके बढ़ावा देने के लिए हर एक बार एक फंड जारी किया था अलग से, ठीक है। वो इस बार 8% घट गया है। उसका इस बार कितना फंड है दोस्तों, उसका है 12,543.9 एकड़ रुपया स्पेस
शिप के लिए इन्होंने मतलब स्पेस इंडस्ट्री के लिए इन्होंने एलोकेट किया है। यानी अंतरिक्ष प्रोग्राम जो हमारा, जैसे चंद्रमा पे जाना है, मंगल पे जाना है, उसके लिए इस बार 8% की कटौती करके 543.9 करोड़ रुपया इसके लिए जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका बजट पे हमारा पूरा सेशन। आशा करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगा। ठीक है, और हम कोशिश ऐसा करेंगे दोस्तों कि दिन पर दिन आपको इससे हम बेहतर ही प्रोवाइड कराएं, और जो हमारा करंट अफेयर्स है वो रेगुलर रहेगा, और कोशिश करेंगे कि आपको हर एक चीज़ हम बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट आपको दें। ठीक है, बेस्ट में भी आपको हम बेस्ट देने का कोशिश करेंगे, और आपको हम आशा करते हैं कि वीडियो जरूर पसंद आएगा। ठीक है, अगर पसंद आएगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाके हम तुरंत ही उस टॉपिक को आपको क्लियर कराएंगे। ठीक है, और इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।